500 खरीद लें, 500 का 1000 खरीद ले, और जो गरीब जनता है उनका कोटा बना दे, भैया ये इतने में खरीदेंगे, महंगा हम खरीदेंगे। अरे देशभक्ति दिखाओ ना हमें तुम। ये जो 500 रुपये की बात कर रहे हैं देशभक्ति की, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, करवाओ देश में इनसे दाने पैसे, 1-1 लाख रुपए दो इनसे दाने पैसे, करवाओ इनसे गरीब बेटियों की शादी, करवाओ इनसे, बढ़ाओ इनसे, बनवाओ वृद्धाश्रम इनसे, ये बना देगा कोई जो दान की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। इनसे पूछा जाकर कोरोना काल में जो आज 500 रुपये की बात कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर एक आदमी का पेट इन्हें भराओ किसी ने, इनका आंकड़ा निकाल कर देखो 6 महीने पहले, ये देशभक्ति की बात कर रहे हैं लोग, ये 500 रुपये की बात कर रहे हैं लोग। अरे 100 रुपये का खाना तुम्हें किसी खिलाया गरीब आदमी को, ये बात करें 500 रुपये खरीद लेंगे। अरे तुम लोग अपने लिए जीते हो और अपने लिए मरते हो। अरे जीना उसका तो देश के लिए जीता, देश के लिए मरता। समय देश के हालात ऐसा लग रहा था, पता नहीं शायद जीवन बचे ना बचे, जिस तरह की बीमारी आई एक विश्व में पूरे में, और जब हमारे भारत में इसका असर मिला तो लोगों में बड़ा डर का माहौल आया। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी हमारी, उन्होंने ऐसा दिखाया, मतलब लोग सदमे में चले गए, कोई डिप्रेशन में चले गए, मतलब कोरोना को इतना बड़ा तबका बना दिया उन्होंने, भाई बहुत बड़ी बीमारी है, घर में रहोगे, ये करोगे। तो सब लोगों ने सरकार का साथ दिया, कोई भी घर से ना निकला, और जो लोग रास्ते में हैं या कहीं फंसे हुए, सबकी लोगों ने मदद करी। क्योंकि हमारे देश में जनभावना बहुत है, भक्ति भाव बहुत है, आपस में प्रेम भाव बहुत है। जब आते हैं ना इनकी आन शान पे, देश के जो हमारे लोग हैं, भारतवासी जो हैं, वो लोग जब आते हैं ना अपनी पे, भी हमें ठीक है, हमें करना ही करना है, तो उन्होंने जब कोरोना जैसी इतनी बड़ी बीमारी का इलाज में अपने देश का पूरा साथ दिया। किसी भी बंदे को, इस किसान बरादरी ने भूखा नहीं सोने दिया। उस समय मैं पूछना जा रहा हूँ, उस समय सरकार ने क्या कहकर बुलाया देशवासियों को? मोदी जी ने ताली बजवाई, थाली बजवाई, पैकेज की घोषणा करी, कर्जा देने की घोषणा करी। ऐसी महामारी में 20 लाख करोड़ का पैकेज कर्जा ही तो दे रहे हो। कर्जा वो सिर्फ आंकड़ों में आया, पूंजीपतियों के वहाँ चला गया, फाइलें बनी, लोन हुए, उन पर सब्सिडी थी, वो सारा बीजेपी का एक बहुत बड़ा घोटाला था। और जैसे इस आंदोलन की शुरुआत हुई, उस बीच ये अध्यादेश लेकर आए, मतलब अध्यादेश लाना था देश को बीमारी से बचाने के लिए, और ये अध्यादेश ले आए जिन्होंने देश को बचाया, किसानों ने, जिसने देश की जीडीपी संभाली, उसको खत्म करने के लिए अध्यादेश ले आए लोग पूंजीपतियों के लिए। तो ये बात कहीं सरकार खिल गई, भाई ठीक है, ऐसी बड़ी बीमारी में सब चीज़ बंद हो सकती है पर किसान की खेती बंद नहीं हो सकती। जो बड़े पूंजीपति, बड़े उद्योगपति है, जिनके लिए आज कानून बने, अडानी अंबानी, उन्होंने कहा भी सरकार से, भाई हमारे पैसे से तुम गद्दी पे बैठे हो, हमने तुम्हारे प्रधानमंत्री बनाने में, तुम्हारी सरकार बनाने में बहुत मोटे रकम खर्च करी है, अब ये जो धंधा ऐसी बड़ी बीमारी में बंद नहीं हो, ये धंधा हमें चाहिए, अब कैसे भी करके दो। तो उनके आदेश अनुसार प्रधानमंत्री ने ठीक है जी अध्यादेश ले आते। महामारी में जब देश के हालात ख़राब थे, जहां देश में एक वक्त की रोटी खाने के लिए लोग परेशान थे, गाँव में लंगर लगाए जा रहे थे, शहरों में लंगर लगाए जा रहे थे, गलियों में लंगर लगाए जा रहे थे, कोई भूखा ना सो इस देश में, कोई बच्चा भूखा ना सो, कोई बड़ा बूढ़ा भूखा ना सो, इस देश की रक्षा करी। और उन्हीं किसानों के पेट में गंजर भोग दिया लगा अध्यादेश। क्यों भोग दिया भाई? जैसे ही किसानों को पता लगा, विज्ञापन दिए, हम लोगों ने भी विज्ञापन दिए अपने डीएम के यहाँ जाकर, भाई ये अध्यादेश किसानों के लिए गलत है, इसमें कृपया करके इन्हें अभी लागू ना करें। जब ये हालात, देश के हालात ठीक हो जाएं, उस समय किसानों से बैठकर जो चीज़ उचित लगे, जो किसान मांगते हो वो तुम कानून बना देना। ये नहीं माने जी, इन्होंने कहा भाई हमारी आज तक किसी ने बात काटी ना, हम जो कर देंगे वही सही रहेगा इस देश में। अरे भले आदमी हो, तुम अपने आंकड़े उठा कर देखो, जब ये कानून कांग्रेस ला रही थी, आपने विरोध करा। जब आप लोग विपक्ष में रह करे, आप बड़े बड़े दावे करे, आपने पहले तो तोड़ने का काम करा। देश है हमारे देश में कई प्रकार की भाषा बोली जाती हैं, कई प्रकार के धर्म है हमारे देश में, कई प्रकार की जातियाँ हमारे देश में। आज तुम जाट आंदोलन पर आ गए, तुम्हारा धर्म से काम नहीं चला, आपने खालिस्तानी कहा, आपने आतंकवादी कहा, आपने देशद्रोही तक की षड्यंत्र की रचना की। जो लाल किले पे घटना घटी, कैसे लोग वहाँ पहुँच गए, उसकी जाँच हो, निष्पक्ष जाँच हो। मतलब तुमने तो बिल्कुल ऐसा बना रखा है, अब कुछ नहीं बचा। तो जो हमारे नेता है जिन्होंने इस आंदोलन को दोबारा जीवित करा, माननीय चौधरी धरतीपुत्र गंगा में राकेश टिकैत जी, जिन्होंने उनका एक एक आंसू सैलाब बनकाया और इस आंदोलन को जीवित करा, लड़ने की हिम्मत दी। हर एक आदमी में हिम्मत होगी उन्होंने, आज आंदोलन मजबूती लड़ा जा रहा है। तो आज इन्होंने कहते हैं जाट आंदोलन है और इन आंदोलनकारियों से बात मत करो। कहाँ प्रधानमंत्री जी कह रहे हम एक फ़ोन की दूरी पे हैं। अब इन्होंने सलाह दी किसी ने इन्हें, प्रधानमंत्री जी को, न वो एक काम करो, जैसे सीए वाले में तुमने बात न करी ना किसी से, पेंडिंग में डाल दो महीने 2 महीने, ये हार के थक के और ये घर चले जाएंगे और ये नु कह देंगे जी जैसे तुम कर रहे हो कर लो। पर ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ये किसान है, ये जो अन्न खाता है ना, उसके लिए भी 6 महीने इंतजार करता है, 6 महीने परिश्रम करता है, जब जाकर वो नुगता है, जब उसे वो खाने का स्वाद लेता है। ये भूले बैठे, ये क्या सोच रहे किसान का भाई हैं? मतलब तुम बात नहीं करोगे, मनमानी तुम चुनाव में लगे रहोगे, बंगाल में जो मर्जी करवा दोगे, ईवीएम तुम्हारी जेब में है, जितने मर्जी वोट पैदा कर दोगे तुम। अरे तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आज देश का भविष्य बताओ ना कहाँ जा रहा है। जब तो संजीव बालियान जैसे नेता जब आप लोगों को समझाने आएंगे तब आपका क्या रिएक्शन रहेगा? मैं कह रहा हूँ जिस क्षेत्र से संजीव बालियान आते हैं
हमारे टिकैत साहब की पंचायत करवा लो वहाँ, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ जितनी भीड़ हमारे टिकैत साहब की पंचायत में आती हो उतनी वासु आदि मंगवा दी संजीव बालियान पे, हम मान जाएंगे। और दोनों तो एक ही खाप से है ना। अरे खाप के चौधरी तो हमारे वाले हैं ना, असली तो हमारे वाले, बनाने वाले भी हमारे वाले, हमें क्या पता धोखा कर जाएंगे। अरे कहीं ना कहीं संजीव बालियान की बेचारी की मजबूरी है, वहाँ पे प्रेशर आ रहा है सरकार से, वो मजबूर है अपनी गद्दी के लालच में, छोड़ देना सारी को गद्दी को। और भैया उनकी अपनी जिसके महत्वाकांक्षा हो जाती है ना, तो गद्दी क्या होगा फिर इसके बाद? भाई देखो उनका अपने पर्सनल मैटर है संजीव बालियान जी का। कैसे आप लोगों ने चुना? देखो हमने चुना, हमारे साथ तो नहीं खड़े ना वो, हम तो कह रहे भाई किसानों को, हम तो कह रहे जितने विधायक सांसद जो आज किसानों के खिलाफ में, वो सोच ले चुनाव हर 5 साल में आते हैं, ऐसा ना हो तुम एक बार में गद्दी लेकर बैठ जाओ, आगे जिंदगी भर नंबर नाम है। पर्सनल क्यों बताते हो? लब तो लेते हो तुम लोग जरूर। अरे भाई उनका पर्सनल मामला है, अगर वो किसानों का अपना मामला समझते तो किसानों के बीच नहीं आते क्या? सरकार से कहते नहीं क्या? अरे पहले भैया उनकी अपनी पर्सनल राय कही मैंने, एम्बिशियस उनकी, सुनो मैंने कहा उनकी पर्सनल राय है उनकी, वो सोच रहे मैं एक बार बन गया हूँ फिर मुझे दोबारा जनता की जरूरत नहीं है, इसलिए वो नहीं करने पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आगे चुनाव आ रहा है बता देंगे भाई, ये तो जनता है, जनता क्या है सब जानती है। पहले समय में जो नेता हो गए वह विरोध भी कर देख रहे पार्टी में अपनी में, खुद कर देख रहे न भाई ये चीज़ गलत है सही है। और आज देश में क्या हो रहा है, मोदी के सामने, अमित शाह के सामने, एक तानाशाही शक्ति के सामने कोई बोलने को तैयार नहीं है। अरे विपक्ष को तुमने देखा आज तक कहीं आंदोलन? अरे विपक्ष भी जब बोला, जब ये किसान रोड पे आ गया है, जब विपक्ष में जान आई है, जब उन्होंने कहा हाँ जी ये तो गलत है, ये है वो है, बेचारे इतना डरा रखा देश में, ऐसा माहौल बना दिया देश में सीरिया जैसा, पता नहीं यहाँ तो बम फटेंगे, आदमी मरेंगे, पता नहीं धार्मिक भावना ऐसे भड़का दी गई, धर्म में बांटने का काम करा गया, अब जाति में बांटने का काम करा गया, इंसानियत को खत्म करने का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। अब बताओ 100 रुपये पेट्रोल हो गया। मैं बड़े चंबे की बात कह रहा हूँ, कुछ जो अंधभक्त में बने बैठे हैं बीजेपी के लोग, मतलब अंधभक्ति बिल्कुल। अरे जब तुम काका इनसे नूता पूछ लो, जब ये सरकार में विपक्ष में है, जब कांग्रेस ही जब ये 35 रुपये की बात करे, अरे चल तो हम भी कह रहे हैं तुम्हारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री हमारी भी सरकार है, हम भी भारत के नागरिक हैं, मैं भी संविधान में आता हूँ, मुझे भी वोट डालने का अधिकार है, मैं भी भारत का नागरिक हूँ। अरे कम से कम हमें इतना अधिकार तो है, 100 रुपये का बेच क्यों रहे हो? ये टैक्स का पैसा जा कहाँ, हमें तो हिसाब दे दो यार तुम है। लोग ये कह रहे हैं ना देश हित में 500 को भी पेट्रोल खरीदेंगे। भैया मैं तो आपके माध्यम से उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो 500 खरीदना चाह रहे हैं, वे 500 खरीद लें, 500 का 1000 खरीद ले वे, और जो गरीब जनता है उनका कोटा बना दे, नहीं भैया ये इतने मैंने खरीदेंगे, महंगा हम खरीदेंगे। अरे देशभक्ति दिखाओ ना हमें तुम। ये जो 500 रुपये की बात कर रहे हैं देशभक्ति की, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, करवाओ देश हित में इनसे दाने पैसे, 1-1 लाख रुपए दो इनसे दाने पैसे, करवाओ इनसे गरीब बेटियों की शादी, करवाओ इनसे, बढ़ाओ इनसे, बनवाओ वृद्धाश्रम इनसे, ये बना देगा कोई जो दान की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। इनसे पूछा जाकर कोरोना काल में जो आज 500 रुपये की बात कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर एक आदमी का पेट इन्हें भरा हो किसी ने, इनके आंकड़े निकाल कर देखो 6 महीने पहले, ये देशभक्ति की बात कर रहे हैं लोग, ये 500 रुपये की बात कर रहे हैं लोग। अरे 100 रुपये का खाना तुम्हें किसी खिलाया गरीब आदमी को? ये बात करें 500 रुपये खरीद लेंगे। अरे तुम लोग अपने लिए जीते हो और अपने लिए मरते हो। अरे जीना उसका तो देश के लिए जीता, देश के लिए मरता। ये किसान है जो अपने लिए नहीं जीता, देश के लिए जीता। एक बेटा बॉर्डर पर भेज देता है और दूसरे बेटे को खेती में लगा के इस देश का पेट भरने का काम करता है। तुम 500 रुपये की बात कर रहे हो? बाबा रामदेव कह रहे साइकिल से चलो ना, सेहत भी बढ़िया रहेगी और पैसे ही बचेंगे। बाबा रामदेव खुल चल दे साइकिल, हम मोल लेंगे भाई। बाबा रामदेव जा जहाजन में, हेलीकॉप्टर में, जनता से कह रहा साइकिल पे चलो है। अरे भले आदमी शर्म करो इस देश में। अरे जो देश तुमसे बदतर है, तुमसे नीचे है, जिनकी अर्थव्यवस्था तुमसे नीचे है, जो तुम्हारे आश्रय पे जी रहे हैं, नेपाल बताओ ना क्या रुपये पेट्रोल बिक रहा है, पाकिस्तान बताओ ना क्या रुपये पेट्रोल बिक रहा है। अरे जिन देशों की हालत खराब है वो तुमसे सस्ता अपनी जनता पेट्रोल दे रहे, डीजल दे रहे, व्यवस्था दे रहे। अरे तुम तो अपने आप को बहुत बड़ा शक्तिशाली मानते हो भाई, भारत बहुत बड़ी शक्ति है और मोदी आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा देश का। आज सारा तो बेच दिया देश। आज बताओ ना देश का है कहाँ, देश का पर्यावरण कहाँ है, आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएंगी? मैं पूछना चाह रहा हूँ, आने वाली पीढ़ी जाएंगी कहाँ है? अरे राष्ट्र निर्माण में सहयोग नहीं करना है वो चले जाए नेपाल। भाई राष्ट्र निर्माण है कहाँ? हमें भी तो दिखना चाहिए राष्ट्र निर्माण ये है भाई। इतने कॉलेज बन रहे हैं, इतने जो है पर्यावरण में पैसा खर्च हो रहा है, इतने पौधे लगा रहे हैं, इतनी हमारी नदी साफ होगी, इतनी हमारी यमुना नदी साफ होगी, इतनी हमारी गंगा मैया साफ होगी। अरे हमारे यहाँ देश में सबसे बड़ा वरदान गंगा मैया का है, जिसका जल अगर हम कट्टी में भर के ले जाकर 1 महीना रख लेना घर में, वो पवित्र ही रहता है, वो पीने योग्य होता है, वो पवित्र होता है बिल्कुल। ऐसी ऐसी नदी को साफ करने में उन पर बजट तो बनाते हैं करोड़ों करोड़ों रुपए के, पर वो फाइलों में बना के और वो सिर्फ हजम हो जाते हैं। अच्छा कह तो रहे यहाँ भी गंगा साफ की है, पश्चिम बंगाल में गंगा साफ करेंगे क्या गंगा? भैया वो गंगा साफ नहीं कर रहे, वो देश में गंदगी फैला रहे हैं। पहले तो यहाँ फैला के 2013 में गंदगी फैली, इन्होंने हिंदू मुस्लिम करी, सत्ता में आ गए 2014 में। ईवीएम को सहारा लेते हैं ये लोग,
अरे मैं कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ईवीएम बंद करवा दो। जो देश विकसित देश है, अपने आप में सक्षम देश है, अमेरिका जैसे, यूएसए जैसे, वहाँ आज भी वॉलेट पेपर से चुनाव होता है। भाई तुम्हारे देश में एक समय का खाना खाने के लिए मजदूर सोचता है, एक समय के लिए रोजगार के लिए मजदूर सोचता है, मिलेगा नहीं मिलेगा है। आज मैं भूखा सोऊंगा, झिका सोऊंगा, एक टाइम की रोटी का पता नहीं है, तुम ईवीएम से चुनाव करवाते हो। अरे तुम पहले अच्छी व्यवस्था तो लेकर आओ, अच्छे स्कूल लेकर आओ, यूनिवर्सिटी लेकर आओ, अच्छे कॉलेज लेकर आओ। अरे हमारे भविष्य के लिए अच्छा वातावरण दो तुम, है। ये देखो पीछे डंपिंग दिल्ली के कौन बना पड़ा है। तुम्हारे पास है कोई ऐसी व्यवस्था? है तुम्हारे पास कोई नदी साफ करने की, कचरा साफ करने की व्यवस्था है? तुम्हारे पास कोई अच्छी चीज देश को देने के लिए? भाई देश का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा? आज तुम्हें पता है आदमी की रेसो कहाँ जा रहा है, आदमी क्या साल जीवित रह रहा है? अरे हमारे बड़े बूढ़े 100 साल जी रहे, आज 60 साल पकड़ना बड़ा भारी हो रहा है। ये सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, उसमें कोई चिंता नहीं कर रहा है। किसानों को छोड़ दो, किसान तो अपना अधिकार लेके रहेंगे, और ये जब तक काले कानून वापसी नहीं करेंगे, ये 1 महीने छोड़ो, 2 महीने छोड़ो, 2024 तक जब तक चुनाव नहीं आएंगे ना, ये किसान यही बैठा रहेगा, वापसी करवा के जाएगा और एमएसपी पे गारंटी कानून बनवा के जाएगा।